रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है वैभव पालीवाल और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर जो है हम विस्तार से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथियों मैं मेरे बारे में बताऊं तो मैं बीबीए और एमबीए हूं, एमबीए इन मार्केटिंग हूं। विगत कुछ वर्षों से जो हूं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, अध्ययन और अध्यापन दोनों के कार्य जो है मेरे द्वारा किए जा रहे हैं और मैंने जो है यूट्यूब पे हाल ही में नया नया जो है पढ़ाना भी जो है वो प्रारंभ किया है। तो साथियों हम जो अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा है जिसकी हम रीट की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम जो है उन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि हमें जो है विगतवार यहां पर दिए गए हैं। साथियों जितने क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर एक टॉपिक को यहां पर जो है आपको बिल्कुल सरल सहजता के साथ में, सरलता के साथ जो है यहां पर समझाता आपको चला जाऊं। हालांकि लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं, है ना, ये डर रहता है, फोबिया होता है कि जो है हम जो है अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे या नहीं। हालांकि ये जो डर है ये जो आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं इनके अंदर ज्यादा होता है, लेकिन विश्वास कीजिएगा दोस्तों कि जो है अर्थव्यवस्था को हम इतने ज्यादा सहज शब्दों के साथ में पढ़ेंगे, इतनी सरलता के साथ में पढ़ेंगे, इतने हम जो है डे टू डे लाइफ के हमारे दैनिक जीवन के इतने सारे उदाहरण लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स को जो है हम चुटकियों में हल कर जाएंगे। ठीक बात है। बात आती है कि हम जो है इस पूरे के पूरे सिलेबस को जो है कितने वीडियो के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। तो साथियों मेरी कोशिश यह रहेगी कि लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर का, आधे घंटे से छोटा जो है मैं वीडियो बनाऊं और कोशिश ये रहेगी कि 12 से 15 वीडियोस में या मैक्स टू मैक्स या 20 वीडियोस के अंदर अंदर जो है हम हमारे पूरे सिलेबस को खत्म कर दें। तो आइए साथियों हम जो है चर्चा कर लेते हैं कि जो है हमारा सिलेबस जो है आज का क्या है। आज का जो है मैंने वीडियो जो है बनाया है ये केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि जिसके अंदर हम जो है हमारे सिलेबस के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों हमारा पहला पॉइंट आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है हमको सबसे पहला जो बिंदु दिया गया है वो दिया गया है प्रमुख क्षेत्रक। साथियों भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर मुख्यतः जो है प्रमुख तीन ही सेक्टर्स हैं, तीन ही क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके अंदर पहला आ जाता है कृषि, दूसरा आ जाता है आपका उद्योग, तीसरा आ जाता है आपका सेवा क्षेत्र। उसके अलावा चौथा और पांचवा क्षेत्र भी है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। संगठित और जो असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्वामित्व के आधार पर जो है क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है हमारा औपनिवेशिक काल के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था। आप लोगों को साथियों सभी को पता है कि जो हमारा भारत का संविधान लागू हुआ या जो भारतीयों के द्वारा शासन किया जा रहा है उससे पहले जो है हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज लोग भारत में आए तो थे व्यापार करने के लिए, लेकिन उनके उद्देश्य जो है वो कुछ और ही निकले बाद में। और बाद में उन्होंने क्या किया कि भारत को जो है अपना एक उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया। अब गुलाम भारत के अंदर उन्होंने किस प्रकार से जो है आर्थिक गतिविधियों को आगे संचालन किया, उनके काल के अंदर जो है कृषि हमारी किस प्रकार से चला करती थी, कर व्यवस्था जो है कृषि के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था। आज की डेट में तो क्या है, सरकार हमको जो है टैक्स भी लगाती है और टैक्स लगाने के बाद में टैक्स को माफ भी कर देती है। एक तो नॉमिनल सी दरों पर टैक्स होते हैं, हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि कितने ज्यादा दरें जो हैं उस समय पर जो है कृषि के ऊपर लागू हुआ करती थी। हम कृषि पढ़ेंगे, कृषि के ऊपर लगने वाले कर पढ़ेंगे, जो कर को भू राजस्व जो हुआ करता था उस भू राजस्व का जो है सीरीज क्या होती है, श्रृंखला क्या होती है, उसको हम पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना, महलवाड़ी व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी जो है हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात उद्योग और जो व्यापार है वो किस प्रकार से संचालन हुआ करता था, विदेशी व्यापार जो है वो किस प्रकार का था, क्या भारत के लिए वो लाभप्रद था या भारत को जो है उसने हानि पहुंचाई है। इसके बाद में जनांकिकीय जो डेटा होता है, जनांकिकीय जो आंकड़े होते हैं जिनको हम जो सेंसस डेटास भी बोलते हैं, आपने सुना होगा आईएमआर जो है ना, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, है ना, आईएमआर, एमएमआर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जीवन प्रत्याशा दर जो है उस समय में क्या थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो है ये अभिन्न अंग है, इसलिए जो है हम इन डेटास को भी जो है वो पढ़ते हैं कि उस समय भारत की जब अर्थव्यवस्था जब औपनिवेशिक काल में थी तो उस समय जो है ये आंकड़े क्या क्या हुआ करते थे। उसके बाद में जो आधारिक संरचनाएं हैं, जो आधारभूत संरचनाएं जिनको हम बोलते हैं कि जो है ट्रेनों का विकास, यातायात के साधन हो गए, संचार के साधन हो गए, उनका किस प्रकार से विकास हुआ और जो उनका जो है क्या रोल था भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में। तत्पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं एलपीजी। एलपीजी अर्थात हो जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब हो जाता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो जाता है निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो जाता है वैश्वीकरण। ये अवधारणाएं क्या क्या होती हैं और इनको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्यों लागू किया गया, कब लागू किया गया और लागू करने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन से आमूलचूल परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में जो है हम एलपीजी के
टॉपिक के अंदर जो है चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में आता है साथियों डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ मतलब हो जाता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है कौन सी संस्था है, कहां इसका हेडक्वार्टर है, कब इसकी स्थापना हुई थी, क्यों इसकी स्थापना करी गई, इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसकी जो है हम बात करें संरचनात्मक ढांचा क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है, उसके ऊपर जो है यहाँ पे चर्चा डब्ल्यूटीओ के नाम से जो टॉपिक है इसके अंतर्गत करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है साथियों हमारा निर्धनता। निर्धनता मतलब हो जाता है गरीबी। गरीबी क्या चीज होती है, ये मेरे से और आपसे अच्छे से जाना जा सकता है। हम इस चीज को जो है आज की डेट में जो है अनुभव कर रहे हैं। बेरोजगारी है, निर्धनता और बेरोजगारी है जो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, एक ही सिक्के के मैं कह सकता हूं ये दो अलग अलग पहलू होते हैं। तो साथियों सरकार के द्वारा जो है अलग अलग समय पर जो है गरीबी के आकलन के लिए समितियां बनाई गई कि वो कौन कौन सी समितियां हैं और उन्होंने किस प्रकार से गरीबी को परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि हाँ एक बॉर्डर लाइन खींच दी कि इस तरफ वाला गरीब है उस तरफ वाला अमीर है। तो वो जो उन्होंने बॉर्डर लाइन बनाई, कुछ ने बनाई कि जो दैनिक इतना कमा रहे हैं तो ये गरीब नहीं है, इतना कैलोरी अगर ये खाना खा पी रहे हैं तो ये गरीब नहीं है। तो अलग अलग समय भारत सरकार के द्वारा क्या की गई, समितियां बनाई गई, उनके बारे में जो है हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी समितियां बनाई गई, भारत में निर्धनता का स्तर क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तत्पश्चात भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, निर्धनता का उन्मूलन करने के लिए कौन कौन सी नीतियां और कार्यक्रमों का संचालन जो है समय समय पर किया गया है, उनके बारे में जो है हम इस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा वित्त संबंधी, जिसको हम जो है मुद्रा और बैंकिंग के नाम से हेडिंग हमको यहाँ पे दिया गया है। इसमें जो है हम पढ़ेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप। साथियों आपको याद होगा मेरी पीढ़ी ने देखा है, तो मतलब आप लोगों की पीढ़ी ने भी देखी है, बार्टर सिस्टम देखा है हमने, वस्तु विनिमय का जो प्रचलन हुआ करता था वो देखा है कि एक तरफ हम जो है अनाज दिया करते थे और बदले में जो है कोई वस्तु प्राप्त किया करते थे। आज भी जो है दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम हो गया है, लेकिन आज भी ये चीज जो है प्रचलन में है। तो आज जो मुद्रा के आधुनिक रूप है, हमने देखा कि कॉइन आया, धातु मुद्रा आई है ना, कॉइन जो सिक्के जो होते हैं, उसके बाद में जो है पत्र मुद्रा आई है, कागजी मुद्रा आई जिनको हम नोट कहते हैं, है ना। 500,000 के बंद हुए तो क्या 500 2,000 के नोट चलने लगे हैं। तो इसके अलावा आज जो हम देख रहे हैं कोविड महामारी के बाद में प्रचलन इन चीजों का ज्यादा बढ़ गया है, वो जाती है डिजिटल करेंसी, है ना। तो हर एक करेंसी के बारे में, मुद्रा के जितने आधुनिक स्वरूप हैं उनके बारे में जो है हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में आती है साख की विभिन्न स्थितियां, कि साख मतलब हो जाता है क्रेडिट, उधार, ऋण। साख, ये जो साख का कार्य है या जो ऋण का कार्य है, जब ऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब हो जाता है ऐसा औपचारिक संगठन जो कि किसी भी चीज को व्यवस्थित रूप में करने का कार्य करता है। तो जब व्यवस्थित रूप में कार्य करता है तो वो वित्तीय संस्थान कौन कौन से हो जाते हैं, तो वित्तीय संस्थानों के अंदर प्रमुखतः जो है वो कौन हो जाता है, बैंक हो जाता है। तो एक बैंक की कार्य प्रणाली क्या होती है, बैंक किस प्रकार से ऋण देता है, ऋण देने की शर्तें क्या होती हैं, ऋण देने की दरों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो उन सब चीजों के बारे में जो है विस्तार से चर्चा हम जो है इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। उसके पश्चात आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। साथियों स्वयं की सहायता के लिए, स्वयं के रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए क्या करते हैं कि गांव में जो लोग मुख्य धाराओं से जुड़े हुए नहीं है, मुख्यतः क्या है ये कार्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वो क्या करते हैं कि अपनी छोटी छोटी जमाओं को जो है एकत्रित करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं, कुछ एक व्यवसाय को जो है प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो दैनिक जमाएं हो सकती हैं कि जो है थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे 10-10 रुपया जो है उन्होंने डेली का बचाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे 10 लोगों ने स्टार्ट किया तो पर डे का कितना 100 रुपया हो गया, है ना। 30 दिन का कितना हो गया, 3,000 रुपया हो गया, है ना। तो ऐसे अगर हम देखते हैं उस चीज को, तो जो है वो क्या चीज हो जाती है कि जो पैसे को क्या करना, ऋण को, जो वित्त है उसको व्यवस्थित करना, और व्यवस्थित करके क्या करना, उसको स्वरोजगार के अंदर लगाना। ये जो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो अवधारणा क्या है, इसके बारे में भी जो है विस्तार से चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हो जाते हैं। मैं साथियों एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं कहीं पे गया और जाकर के मैंने जो है कोई सामान खरीद के लेकर के आया, तो मैं उस वस्तु या सेवा का क्या बन जाता हूं, उपभोक्ता बन जाता हूं। मेरे क्या क्या अधिकार हैं, उसके लिए भारत सरकार ने जो है हाल ही में एक नवीनतम अधिनियम जो है वो उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 2019 जो है वो अधिनियमित किया है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रावधान हैं मेरे जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार बनते हैं। अगर उन अधिकारों का हनन जो है वो होता है, अगर उन अधिकारों को किसी प्रकार से जो है वो अतिक्रमण होता है, तो जो है मैं कहां पे जो है कौन सा प्रॉपर चैनल फॉलो करके न्यायपालिका की जो है वो शरण ले सकता हूं, किस प्रकार से जो है मैं न्याय को प्राप्त कर सकता हूं, उसके बारे में जो है हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास।
इसके अंदर जो पहली जो सब हेडिंग आ जाती है वो आ जाती है हमारी राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास की अवधारणा क्या होती है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है, उसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, कब उसकी स्थापना हुई थी, उन सब के बारे में जो हम इसके अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय साथियों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंतर्गत ये सिलेबस में हो और इसमें से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम लोग जो है वो जीडीपी पढ़ने वाले हैं, सकल घरेलू उत्पाद पढ़ने वाले हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी पढ़ने वाले हैं, पर कैपिटा इनकम जो है जिसको हम प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो आपसे जो है उसके अंतर्गत जो है कोई भी चीज जो है वो पूछी जा सकती है। तो इस टॉपिक को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है हम मैक्स टू मैक्स जो है 2 वीडियो के अंदर निपटाने का कोशिश करें, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। उसके बाद में आता है साथियों मानव विकास। मानव विकास क्या चीज हो जाती है, मानव विकास की अवधारणा क्या होती है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, कौन उसको जारी करता है, बहुआयामी मानव विकास सूचकांक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एसडीजीज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, संधारणीय विकास के जो लक्ष्य 17 लक्ष्य बताए गए हैं वो क्या चीज होती है, वो किस प्रकार से मानव के विकास में सहायता करती हैं, उनके बारे में जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आ जाता है राजस्थान में कृषि एवं विपणन, है ना। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट हेडिंग आती है वो आ जाती है कृषि उपज मंडियां। कृषि उपज मंडियां जो है इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे, इनकी जो कृषि की जो उप समितियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे, उनकी संरचना क्या होती है उनके बारे में जानेंगे, क्या क्या गतिविधियां उनके द्वारा संपादित की जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जो है कौन कौन से कार्य जो है इनके लेकर के जो इनके संदर्भ में किए जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात लास्ट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेरी लास्ट, वो आ जाता है हमारा पीडीएस, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। साथियों जो गरीबी रेखा से नीचे लोग बाग रहते हैं, ठीक है, वो जो जनता या जो वो नागरिक जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनको आवर्ती रूप में मतलब कि फ्रीक्वेंटली उनको जो मतलब एक निर्धारित समयावधि के बाद में जो है खाद्यान्न सुनिश्चित हो सके, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है एक प्रणाली बनाई गई है उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसके अंतर्गत कौन कौन एलिजिबल होता है उसको हम पढ़ेंगे, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत जो है कौन कौन उसके अंतर्गत जो बेनिफिशियरी होते हैं, लाभार्थी होते हैं, उनको जो है हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों उम्मीद है ये जो सिलेबस का मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ में किया है आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग मेरी फीस के रूप में जो है आप मेरे को लाइक शेयर और अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।